वेलकम बैक टू गाइज, आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट फिजिक्स एंड मैथ में स्वागत है गाइज। आज हम बात करेंगे क्लास 12 के मैथ के चैप्टर नंबर 2 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ने से पहले हमें यानी कि कोई भी फंक्शन इन्वर्सेबल कब होता है, इन्वर्टेबल होता है या नहीं होता है, कब होता है, और उससे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि कोई भी रिलेशन फंक्शन कब होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फंक्शन की, जो हम पिछले चैप्टर में वैसे हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी जो रिलेशन है वो फंक्शन कब होता है गाइस। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि कोई सी रिलेशन यानी कि ए रिलेशन सेट टू बी, यानी कि ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए, सपोज कीजिए ये आर क्या एक रिलेशन है किस में, सेट ए से सेट बी में, तो हम बोल सकते हैं ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी, सेट ए टू सेट बी is said to be a function if every element of a has one and only one image in set B, यानी कि सेट A के जितने भी एलिमेंट है सभी की सेट B में जो क्या होनी चाहिए, एक और एक केवल एक ही इमेज होनी चाहिए गाइस। तो सब यहाँ पर क्या है, सेट A है और सेट B है, इसके एलिमेंट है 1 2 और 3, इन सभी की सेट B में क्या है, इमेज है A B और C। ठीक है गाइस, डी है कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये क्या है हमारा फंक्शन है क्योंकि सेट ए के सभी एलिमेंट की हमारे पास क्या है, एक इमेज है किस में, सेट बी के अंदर। तो हम इस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे गाइस। नेक्स्ट केस की हम बात करते हैं। सपोज कीजिए कि हमारे पास दूसरा सेट है, एक सेट ए है और एक सेट बी है, 1 2 3 4 ए बी और सी गाइस। तो ए का 1 का ए के साथ, 2 का भी ए के साथ, 3 का भी बी के, 3 का बी के साथ और 4 का सी के साथ। तो क्या ये जो रिलेशन है हमारा, क्या ये जो रिलेशन है, एट से रिलेशन है आर जो है सेट ए टू सेट बी में, क्या ये फंक्शन है? बिल्कुल फंक्शन है। क्यों फंक्शन है गाइस? देखिए हमारे जो फंक्शन है उसकी डेफिनेशन क्या होती है कि सेट ए के सभी एलिमेंट की सेट बी में कम से कम ए यानी वन एंड ओनली वन इमेज होनी चाहिए, यानी कि एक ही इमेज होनी चाहिए। एक के किसी भी एलिमेंट की दो इमेज नहीं होनी चाहिए, एक इमेज होनी चाहिए, सिर्फ ए और सिर्फ ओनली एक इमेज होनी चाहिए। ठीक है, तो एक इमेज ए है बिल्कुल, यानी कि इस रिलेशन में अगर हम 1 पुट करेंगे तो हमें ए मिलेगा, 2 पुट करेंगे तो बी ए मिलेगा, 3 पुट करेंगे तो बी मिलेगा, 4 पुट करेंगे सी मिलेगा, यानी कि ए के सभी एलिमेंट के लिए हमारे पास सेट बी में क्या है, इमेज है। तो ये रिलेशन भी हमारा क्या है, फंक्शन है। नेक्स्ट केस हम बात करते हैं। सपोज कीजिए कि 1 2 और 3 है और इस तरफ हमारे पास क्या है, ए और बी है। ठीक है, और सॉरी इस तरफ क्या है हमारे पास, देखिए ए बी सी और डी है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि जो 1 की जो है इमेज, ठीक है, ये ए की क्या है, 1 है, ए की क्या है, सॉरी ए की क्या है, ए है, ए की क्या है, बी है, 2 की क्या है, सी है, और 3 की सा डी है। तो ये रिलेशन जो आर है, क्या ये रिलेशन फंक्शन है? बिल्कुल भी नहीं है। ये जो हमारा रिलेशन है ये फंक्शन नहीं होगा गाइस। ये फंक्शन क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारे पास सेट ए के एक ही एलिमेंट की दो इमेज मिल रही है, किस में, सेट बी में, यानी कि 1 के लिए ए भी मिल रहा है और 1 के लिए बी भी मिल रहा है। तो किसी भी रिलेशन में अगर ए सेट ए के, यानी कि किसी भी रिलेशन में सेट ए के एक एलिमेंट की एक से ज़्यादा अगर हमें इमेज मिल रही है किस में, सेट बी में, तो वो हमारा रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। तो इस केस में हमारा रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। एक और केस देखते हैं गाइस कि सपोज कीजिए ये है 1 2 और 3, इस तरफ है हमारे पास क्या है, ए और बी, या जो भी है क्यू, ये 1 इसका 2 और 3 का कोई रिलेशन नहीं। तो क्या 3 की कोई इमेज है सेट ए के सभी एलिमेंट की इमेजेज है? बिल्कुल नहीं। 3 के लिए हमारे पास सेट बी में कोई भी इमेज नहीं है, तो ये रिलेशन भी हमारा फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि सभी एलिमेंट की इमेज होना, वन एंड ओनली वन इमेज होना जरूरी है। ठीक है गाइस, तो ये रिलेशन भी हमारा फंक्शन नहीं है गाइस। तो सबसे पहले हमने क्या समझा यहाँ पर कि कोई भी रिलेशन जो दो सेट ए और सेट बी में है वो फंक्शन है या नहीं है, उसके लिए ये कंडीशन मस्ट होनी चाहिए। क्या कंडीशन होनी चाहिए? यानी कि इसकी एक बार डेफिनेशन ध्यान से सुनिए गाइस कि ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज सेड टू बी ए फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी कि सेट ए के सभी एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन द सेट बी, यानी कि सेट बी में क्या होनी चाहिए, वन एंड ओनली वन इमेज होनी चाहिए, तभी वो हमारा फंक्शन होगा।
नेक्स्ट केस हम बात करते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि हमारा जो रिलेशन है वो फंक्शन है या नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब हमारा फंक्शन इन्वर्टेबल है या नहीं है गाइस। तो फंक्शन हमारा जो है वो इन्वर्टेबल है या नहीं है उसके लिए हम बात करते हैं। तो फंक्शन कब इन्वर्टेबल होगा, हमारा जो फंक्शन इन्वर्टेबल हो उसके लिए हमारा केस क्या है गाइस, हमारा जो फंक्शन है उसके लिए कि वो इन्वर्टेबल कब होगा कि हमारा फंक्शन एक तो 1 1 होना चाहिए, फर्स्ट केस क्या होना चाहिए 1 1 होना चाहिए, और दूसरा ऑन टू होना चाहिए गाइस। अब बात आती है कि कोई भी रिलेशन कब 1 1 यानी कि जो कोई भी फंक्शन है 1 1 कब होता है और ऑन टू कब होता है। देखिए दोनों की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, कंडीशन पता होना चाहिए। देखो फर्स्ट सबसे पहले बात करते हैं 1 1 के लिए। तो 1 1 केस में क्या कहता है कि सेट ए के जो एलिमेंट है, जितने भी एलिमेंट है उनकी सेट बी में क्या होनी चाहिए 1 एंड ओनली 1 इमेज होनी चाहिए। और किसी भी एक सेट की यानी कि जो किसी भी हमारे पास है 2 सेट है ना, एवरी डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए सेट ए हैज ए डिस्टिंक्ट इमेज इन सेट बी। समझ रहे हो कि ध्यान से सुनना कि एवरी डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए सेट ए हैज ए डिस्टिंक्ट इमेज इन सेट बी, यानी कि हर एक एलिमेंट यानी कि इस सेट के सभी अलग अलग एलिमेंट के लिए हमेशा सेट बी में अलग अलग इमेज होगी। कोई भी 2 एलिमेंट के लिए सेम इमेज नहीं होगी। जैसे कि यहाँ पर 1 के और 2 के लिए सेम इमेज आ रही है, वो क्या आ रही है ए, तो ये हमारा फंक्शन 1 1 नहीं है। ये केस जो है हमारा 1 1 है क्योंकि इस सेट ए के सभी एलिमेंट यानी कि सभी डिस्टिंक्ट एलिमेंट यानी कि अलग अलग जितने भी एलिमेंट हैं उन सब के लिए सेट बी में अलग अलग इमेज मिल रही है। तो इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे 1 1। क्या किसी भी 2 एलिमेंट के लिए एक इमेज मिल रही है? बिल्कुल नहीं। जब 2 एलिमेंट के लिए एक इमेज नहीं मिलती है, जो हर एक एलिमेंट के लिए अपनी अलग अलग इमेज मिलती है, तो उस रिलेशन को तब उस फंक्शन को हम क्या कैसा फंक्शन बोलते हैं 1 1 फंक्शन बोलते हैं। यानी कि एवरी डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए सेट हैज ए डिस्टिंक्ट इमेज इन ए सेट बी गाइज। तो हम उस फंक्शन को कैसा बोलेंगे 1 1 फंक्शन। तो ये जो हमारा फंक्शन है वो कैसा है गाइज 1 1 फंक्शन है। ये फंक्शन जो है हमारा वो कैसा है 1 1 फंक्शन है। और ये जो फंक्शन है हमारा कैसा है ये मेनी वन है। आगे बात समझ। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑन टू फंक्शन के लिए। ऑन टू फंक्शन किस फंक्शन को बोलते हैं गाइस? ऑन टू फंक्शन वह फंक्शन होता है जिसके सेट बी के सभी एलिमेंट हैज ए यानी कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी हैज ए प्री इमेज इन सेट ए। यानी कि सेट ए बी के जितने भी एलिमेंट है उन सब के लिए सेट बी में क्या होना चाहिए प्री इमेज होनी चाहिए। अब जैसे कि सेट एलिमेंट जैसे कि यहाँ हम बात करते हैं सेट बी है, तो सेट बी के सभी एलिमेंट ए बी और सी सभी एलिमेंट के लिए सेट ए में क्या है हमारे पास प्री इमेज है। तो ये जो फंक्शन है हमारा ये कैसा है ये ऑन टू फंक्शन है। ये फंक्शन कैसा है ऑन टू। नेक्स्ट हम बात करते हैं देखिए ये वाला। तो इसमें सेट बी के सभी एलिमेंट क्या है ए बी और सी और डी, क्या इसके सभी एलिमेंट के लिए इसके सेट ए में प्री इमेज है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि डी के लिए हमारे पास कोई भी प्री इमेज नहीं है किसमें सेट ए में। तो ये हमारा फंक्शन ऑन टू नहीं है। यानी कि बी के सभी एलिमेंट है ना एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट बी हैज ए प्री इमेज इन सेट ए गाइस। तो यहाँ ये हमारा फंक्शन क्या है ये हमारा ऑन टू फंक्शन नहीं है गाइस। ठीक है, तो अब ये बात होगी 1 1 समझ में आ गया और ऑन टू समझ में आ गया। और फंक्शन का इन्वर्टेबल होने के लिए हम बात कर रहे हैं कि कोई भी फंक्शन इन्वर्टेबल कब होगा जब हमारा फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों एक साथ होना चाहिए, यानी कि बाइजेक्टिव होना चाहिए। हमारा जो फंक्शन है वो कैसा होना चाहिए वो बाइजेक्टिव होना चाहिए। और अगर हमारा फंक्शन बाइजेक्टिव होता है तभी हम अपने फंक्शन को इन्वर्टेबल फंक्शन बोल सकते हैं या फिर हम उसका इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसा केस क्यों, ऐसी स्थिति क्यों कि हमारा फंक्शन 1 1 भी होना चाहिए और हमारा बाइजेक्टिव भी होना चाहिए। उसके लिए देखते हैं अगर सपोज कीजिए हमारा फंक्शन 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है, ये केस है। तो इस केस में फंक्शन इन्वर्टेबल यानी कि ए टू बी में फंक्शन मान लो कोई फंक्शन ए टू बी में डिफाइंड है, एक्स जो है डिफाइंड है किस में ए टू बी में। इन्वर्टेबल फंक्शन का मतलब क्या होगा कि जो हमारा फंक्शन आएगा एफ ऑफ वाई या जो भी फंक्शन आएगा इन्वर्टेबल फंक्शन वो किस में डिफाइंड होगा वाई टू ए में। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये इससे डिफाइंड होगा तो इसमें फंक्शन होना चाहिए। लेकिन हमारा फंक्शन जैसे ये फंक्शन है हमारा 1 1 फंक्शन तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। अब मैं इसका इन्वर्टेबल करता हूँ। जैसे ही मैंने इसका इन्वर्टेबल किया तो इधर क्या ए बी सी और डी और इधर क्या है 1 2 और 3 गैस। तो इसका 1 के साथ इसका 2 के साथ इसका 3 के साथ, तो इसका ये डी है इसका किसी के साथ नहीं बन रहा, तो ये हमारा फंक्शन ही नहीं रहा।
इस केस में तो ये हमारा जो है इन्वर्टेबल, जैसे ही हमने इसको इसका इन्वर्स किया तो ये हमारे फंक्शन की ही कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे, तो फिर हम इसको इन्वर्टेबल फंक्शन कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि इसके सभी एलिमेंट की इसके अंदर इमेज नहीं बन रही, ये एक एलिमेंट पीछे छूट रहा है और इस केस में हम उसको फंक्शन नहीं बोलते। यहाँ पर देख लो, इस केस में हम इसको फंक्शन ही नहीं बोल सकते। तो यानी कि हमारा फंक्शन कैसा होना चाहिए, हमारा फंक्शन ऑन टू तो होना ही चाहिए। अब बात करते हैं 1 1 के लिए कि हमारा फंक्शन 1 1 ही क्यों होना चाहिए। जैसे कि ये केस है, यहाँ पर हमारा ये फंक्शन कैसा है, मैनी वन है, ठीक है। अब मैनी वन फंक्शन है और मैं जैसे ही मैनी वन फंक्शन का मैंने क्या किया, इन्वर्टेबल किया, तो ये सेट बी, ये सेट ए, ये है ए, ये बी और ये सी। इधर क्या है 1 2 और 3, ठीक है, और 4। यहाँ पर देखिए ए का 1 भी आ रहा है, ए का 2 भी आ रहा है, बी का 3 और सी का 4। तो इस केस में भी ये फंक्शन नहीं हो रहा, क्योंकि एक ही वैल्यू के लिए हमें 2 इमेजेस मिल रही है। एक ही प्री इमेज के लिए हमें क्या है, मैपिंग करते हैं तो 2 इमेजेस मिल रही है, जो कि फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करती। इसका मतलब इसका भी उल्टा करते हैं तो हमारा फंक्शन कैसा नहीं होगा, इन्वर्टेबल फंक्शन नहीं होगा, पॉसिबल नहीं, क्योंकि इन्वर्टेबल करेंगे तो वो फंक्शन ही नहीं रहेगा, तो उसको हम इन्वर्टेबल फंक्शन कैसे बोलेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा फंक्शन इन्वर्टेबल तभी हो सकता है जब वो कैसा हो, 1 1 और ऑन टू हो। आगे बात समझे। यहाँ तक हमने देखा कि हमारा फंक्शन कैसा होना चाहिए, 1 1 और ऑन टू होना चाहिए गाइस। तो अब हम बात करते हैं कि इन्वर्टेबल फंक्शन होने के लिए हमें कंडीशन पता चल गई। तो अब हम पढ़ते हैं कि हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है, ये क्या इन्वर्सेबल है, और इन्वर्सेबल है तो कब है और कब नहीं है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। ओके गाइस, तो अब हम बात करते हैं हमारे जो है ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है वो इन्वर्टेबल है या नहीं है, और वो कैसे फंक्शन है गाइस, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ देखिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या है, फंक्शन सपोज कीजिए कैसा है, साइन एक्स है। अब ये फंक्शन जो है साइन एक्स फंक्शन है, इसकी डोमेन जो रेंज क्या है, इसका जो ग्राफ जो हमें मिल रहा है, साइन एक्स जो है वो एक वैल्यू बताती है, ठीक है। तो इसका ग्राफ की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए गाइस, साइन एक्स का जो ग्राफ है आपने क्लास 11th में देखा होगा गाइस, जो ये जो ग्राफ होता है ये कहाँ से कहाँ तक होता है, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास साइन एक्स का जो ओके गाइस, तो साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो हमें पता है किस तरीके से होता है। ये क्या है 0, ये कौन सा एंगल है हमारे पास, π/2 गाइस। ये क्या है यहाँ पर पाई बोलते हैं, ये होगा हमारे पास वापस 3π/2, और ये जो होगा हमारे पास क्या होगा 2π गाइस। इसको हम बोलेंगे -π/2 गाइस। ये क्या होगा हमारे पास -π होगा गाइस, और ये होगा हमारे पास कैसा -3π/2, और ये होगा हमारे पास -2π गाइस। और ये जो हमारी वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू जो आती है गाइस, ये देखिए हमारे पास ये होती है -1। ये -1 से लेके ये कहाँ से कहाँ तक जाती है, ये +1 तक शिफ्ट होती है। ये जो इसकी रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक जाती है, ये -1 से +1 की तरफ जाती है। हमारा जो साइन एक्स फंक्शन है उसमें अगर हम r की कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, x की कोई भी एंगल जो होता है r हम इसमें कोई भी पुट करते हैं, तो हमें जो रेंज मिलती है इसकी जो डोमेन में अगर हम कुछ भी पुट करते हैं तो हमें जो रेंज मिल रही है, जो रिजल्ट जो मिल रहा है वो हमें कहाँ से कहाँ तक मिलता है, वो -1 से 1 के बीच में ही मिलता है। आप चाहे कुछ भी वैल्यू पुट करते हो, यानी कि इसकी जो डोमेन है हम कुछ भी रख सकते हैं रियल नंबर r, तो हमें रेंज जो मिल रही है, जो रिजल्ट जो मिल रहा है वो कहाँ से मिलेगा, -1 से -1। अब यहाँ पर देखिए ये क्लोज ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट मतलब है कि -1 और 1 इसके अंदर शामिल है, यानी कि -1 और 1 भी इसमें वैल्यू मिलती है गाइस। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं साइन थीटा में वैल्यू पुट करता हूँ π/2, साइन एक्स में वैल्यू पुट करता हूँ, x की जगह में π/2 वैल्यू पुट करता हूँ, तो मुझे जो वैल्यू मिल रही है वो क्या मिलेगी। अगर मैं x की जगह वैल्यू क्या पुट करता हूँ गाइस, अगर यहाँ पर हम x की जगह वैल्यू पुट करते हैं क्या π/2, और जैसे ही मैंने π/2 वैल्यू पुट करी तो मुझे क्या मिलेगा गाइस, π/2 के लिए मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें 1 वैल्यू मिलेगी। इसकी वैल्यू क्या मिलती है, 1 मिलती है, ठीक है। अगर सेम चीज़ है कि अगर वही चीज़ मैं वैल्यू पुट करता हूँ, यहाँ पर देखिए अगर मैं -3/2 पुट करता हूँ तो भी मुझे क्या मिलती है, वैल्यू 1 मिलती है।
तो ये हमारा जो फंक्शन है, ये साइन एक्स जो ये फंक्शन है, ये कैसा फंक्शन है? पहली बात तो ये फंक्शन है या नहीं? तो बिल्कुल ये फंक्शन है, क्योंकि हमारे पास x के हर वैल्यू के लिए हमारे एक इमेज मिल रही है b में। सेट a किसका है? रियल नंबर का। और सेट b क्या है? -1 से 1 के बीच का है। तो हर एक r की वैल्यू के लिए हमें इसमें एक इमेज मिल रही है। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा एक फंक्शन है। ये जो है r की हर वैल्यू के लिए हमें इसमें एक इमेज मिल रही है, इसका मतलब ये क्या है? हमारा एक फंक्शन है गाइस। तो ये फंक्शन क्या इन्वर्टेबल है? तो इन्वर्टेबल चेक करने के लिए कि साइन एक्स जो फंक्शन है ये हमारा इन्वर्टेबल है या नहीं है, क्योंकि हमें क्या निकालना है? इस फंक्शन का इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स निकालने के लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि जो हमारा साइन एक्स फंक्शन है वो इन्वर्टेबल है या नहीं है गाइस। हमें पता चल गया ये फंक्शन तो है, क्योंकि हर आर की हर वैल्यू के लिए हमें क्या मिल रही है? कोई ना कोई वैल्यू मिल रही है, और वो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक मिल रही है? -1 से 1 तक मिल रही है। अब हमें चेक करना क्या है कि ये हमारा जो फंक्शन है कि ये फंक्शन तो है, ये 1 1 और ऑन टू है या नहीं है? ये 1 1 और ऑन टू है या नहीं है? अब देखिए इसके लिए अब हम सबसे पहले हम चेक करते हैं इस फंक्शन में कि ये ऑन टू है, क्योंकि b के सेट b के यानी कि -1 से 1 के बीच की जितनी भी वैल्यू है ना, उन सब के लिए हमारे पास सेट a में कोई ना कोई प्री इमेज मिल रही है। इसका मतलब हमारा जो साइन फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है? ये ऑन टू फंक्शन है। नेक्स्ट बात करते हैं 1 1 के लिए। क्या हमारा फंक्शन 1 1 है? तो 1 1 का केस क्या होता है कि किन्हीं भी दो वैल्यू के लिए हमारे पास किन्हीं भी दो सेट ए के किसी भी हम बात कर रहे हैं, तो अगर उनमें किन्हीं भी दो वैल्यू के लिए सेम वैल्यू नहीं आनी चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं क्या कि अगर मैं यहाँ पर π/2 की वैल्यू पुट करता हूँ, वैल्यू क्या करता हूँ π/2, और -3π/2 भी पुट करता हूँ, तो दोनों के लिए मुझे क्या वैल्यू मिल रही है? 1 मिल रही है। यानी कि ये कैसा फंक्शन हो गया हमारा? ये फंक्शन कैसा हो गया? ये फंक्शन हमारा मेनी 1 हो गया। ये फंक्शन हमारा 1 1 नहीं है। अब 1 1 फंक्शन नहीं है, ये मेनी 1 फंक्शन है, तो इसका इन्वर्टेबल पॉसिबल नहीं है। यानी कि साइन फंक्शन का ये जैसे ही मेनी 1 आता है ये इन्वर्स पॉसिबल नहीं। और हमें क्या करना है? इन्वर्स निकालना है, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें तो इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? इस पर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा। जो इस पर जो हम रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे वो क्या लगाएंगे गाइस? यानी कि इस पर कुछ कंडीशन अप्लाई कर देंगे, और उससे हम क्या लगाएंगे? उससे फिर हम इसका इन्वर्स निकालेंगे। और कंडीशन क्या अप्लाई करें कि हमने कह दिया कि यहाँ से लेके जो है -π/2 से लेके, अगर हम बात कर रहे हैं π/2 तक, -π/2 तक लेके और π/2 तक की हम बात करते हैं, देखिए इस डायग्राम की हम बात करते हैं, तो इस डायग्राम के अंदर -π/2 से और π/2 के बीच में किसी भी वैल्यू के लिए कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही। यानी कि ये जो है मैं x की कोई भी वैल्यू पुट करूं, हमारे पास इसकी किसी भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही। क्या -π/2 से π/2 के बीच में अगर मैं कोई भी वैल्यू पुट करता हूँ, सपोज कीजिए कोई भी वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ यहाँ से -π/2 के लिए और π/2 से -π/2 के लिए अगर मैं कोई भी वैल्यू पुट करता हूँ, तो उसके लिए हमें वैल्यू कैसी मिल रही है? अलग अलग मिल रही है, सेम वैल्यू नहीं मिल रही। यानी कि इस केस में ये जो हमारा है, ये जो डायग्राम है, ये कैसा कंडीशन को अप्लाई करता है? ये किस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है? ये 1 1 की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। -π/2 से लेके π/2 तक आप कोई भी वैल्यू पुट कर दो, उसके लिए उस वैल्यू पर दो वैल्यू हमें नहीं मिलेगी। यानी कि उसमें दो अलग अलग वैल्यू के लिए हमें सेम वैल्यू कभी नहीं मिलेगी, है ना। तो इसके लिए कुछ भी अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ, तो उसके लिए हमेशा मुझे कैसी वैल्यू मिलेगी? अलग अलग वैल्यू मिलेगी। यानी कि ये अब क्या है? फंक्शन तो था भाई, ऑन टू तो था पहले, हमने अब इसमें रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, तो उससे क्या हो गया? इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में ये जो हमारा है ये साइन एक्स फंक्शन कैसा हो गया? 1 1 हो गया। तो मतलब इस पर्टिकुलर स्पेस में ये जब 1 1 हो गया और ऑन टू हो गया, तो मतलब इस जगह हम क्या कर सकते हैं? इसका इन्वर्स भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया? इस पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। अब बात कर रहे हैं कि सर हमने इसी पे क्यों लगाया? हम यहाँ पे भी तो लगा सकते हैं कि जैसे ये कैसे, इसके आगे भी तो लगा सकते हैं, या फिर इस ग्राफ को और आगे बढ़ाते हैं तो हम यहाँ पर भी रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। बिल्कुल लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हो तो आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं। सपोज कीजिए हम यहाँ पर भी लगा सकते हैं, और साइंटिस्ट ने यहाँ पर भी जब लगाया तब भी वो सही है।
अगर आप इस फंक्शन पर इस जगह की बजाय इस सेट पे लगा दो या इस सेट पर लगा दो या इस सेट पर किसी भी सेट पर आप लगा सकते हो तो वहां पर भी ये सही होगा। भाई अगर आप -3π/2 से अगर यहाँ पर -π/2 के बीच में लगा दो तो भी वो सही है, क्योंकि इस ग्राफ में यहाँ पे भी कोई रिपीट नहीं हो रहा, तो ये भी 1 1 है, इस पर्टिकुलर केस में ये भी 1 1 है। तो हम किस केस को लें? तो साइंटिस्ट ने क्या किया, हमारे जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक प्रिंसिपल जो है, एक प्रिंसिपल मान लिया, इसको कहा -π/2 से π/2 को इन्होंने एक प्रिंसिपल वैल्यू मान लिया कि जो है साइन फंक्शन है वो इन्वर्टेबल होगा कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से π/2 तक। और इसको उन्होंने क्या मान लिया, एक प्रिंसिपल रेंज मान लिया, एक प्रिंसिपल मेन्यू मान लिया गाइस, जो है यूनिट मान लिया इसको। ठीक है गाइस, अब हम बात करते हैं, जैसे ही हमने इसको क्या माना, इसको उन लोगों ने क्या मान लिया, हमारे मैथमेटिशियन से इसको मान लिया उन्होंने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच गाइस। क्या मान लिया? इसको हमने मान लिया प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, जो कहाँ से कहाँ तक है, -π/2 से π/2 तक साइन के लिए। अब मैं केस करता हूँ, अब हम बात करते हैं कि जैसे ही हमने इस पर ये वैल्यू लगाई, साइन फंक्शन पर हमने क्या लगाया कि जैसे ही साइन जो फंक्शन है हमारा fx बराबर sin x जो फंक्शन है, ये हमने इस पर कंडीशन लगाई कि क्या कंडीशन लगाई कि ये फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, जो हमारा जो फंक्शन है ये डिफाइंड कहाँ से कहाँ तक है, ये -π/2 से अगर π/2 तक रहता है तो ये क्या हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, इन्वर्टेबल फंक्शन हो गया। तो अब हम इसका क्या निकाल सकते हैं, इन्वर्स निकाल सकते हैं, यानी कि साइन इन्वर्स जो होगा हमारा फंक्शन जो है डिफाइंड होगा किस में कि वो अब उसके लिए अगर -π/2 से π/2 रेंज अगर रखते हैं, डोमेन अगर रखते हैं इस फंक्शन के लिए, तो हमें रेंज क्या मिलेगी, -1 से 1। अब हम इन्वर्स फंक्शन के लिए डिफाइन करना है तो इन्वर्स फंक्शन उल्टा करेंगे तो उसके लिए डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन इसकी हो जाएगी -1 से लेके 1 तक, और इसकी रेंज जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, -π/2 से π/2 तक। तो यानी कि साइन इनवर्स जो फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ तक वैलिड है, ये -π/2 से π/2 तक डिफाइंड है। अगर आपकी इस फंक्शन की इनवर्स साइन फंक्शन है, इनवर्स x है, साइन x इनवर्स है, तो इनवर्स फंक्शन है साइन इनवर्स x जो फंक्शन है, इसकी अगर आपसे डोमेन पूछी जाए -1 से 1, और इसकी जो रेंज हो जाएगी वो -π/2 से π/2 हो जाएगी। अब हम बात करते हैं इसकी ग्राफ की। तो ये जो ग्राफ है गाइस, अब हम इस ग्राफ को हम किस तरीके से लिखेंगे गाइस, ये अब जो हमारा ग्राफ है वो इस तरीके से बनेगा कि हमारा जो है इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इस ग्राफ को बनाएंगे। क्या है यहाँ पर देखिए -1 और इस तरफ क्या है +1, और ये क्या है 0, ये क्या हो गया हमारे पास π/2, ये क्या हो गया पाई, और ये हो गया 3π/2, और इस तरफ क्या हो गया -π/2 है ना, ये क्या हो गया -π और -3π/2 इस तरीके से। तो साइन इनवर्स का अगर आपसे ग्राफ पूछा जाए, साइन इनवर्स x का जो ग्राफ है वो इस तरीके से बन जाएगा, ये बन जाएगा x' गाइस। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास अगर आपको साइन इनवर्स फंक्शन का जो ग्राफ पूछा जाए वो क्या हो जाएगा ये, और ये फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, इनवर्स जो f फंक्शन है ये डिफाइंड होगा कहाँ से, -1 से 1 के बीच से लेकर, और इसकी जो रेंज मिलेगी वो हमें क्या मिलेगी गाइस, -π/2 से π/2 तक। ये हमारा क्या हो गया, फंक्शन डिफाइंड हो गया, और ये जो है वैल्यू हमने क्या करी, इसको हमने क्या है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच मान लिया गाइस। तो ये डोमेन और ये क्या होगी, रेंज होगी। तो ये केस लगाया हमने, क्या लगाया, इस साइन फंक्शन पर कंडीशन लगाई कि अगर ये इसी फॉर्म में रहा, ये नहीं ये शर्त लगाई प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में रहा, तो ये हमारा जो फंक्शन है क्या हो जाएगा, इन्वर्टेबल हो जाएगा, वरना ये हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, नहीं रहेगा, इन्वर्टेबल फंक्शन नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ तक आगे बात समझे। तो सेम केस हम बात करते हैं। अब इस तरीके से हम क्या है कि कंडीशन हमारे फंक्शन को इन्वर्टेबल करने के लिए हम उस पर क्या लगा रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, और वो रिस्ट्रिक्शन क्या लगा रहे हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो किस वैल्यू ब्रांच के बीच में होना चाहिए, वो -π/2 से π/2 तक होना चाहिए गाइस।
आगे बात समझ। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइन के लिए। हमें पता चल गया कि साइन का जो इन्वर्स फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, माइनस, अगर डोमेन उसकी क्या है -1 से 1 है और रेंज जो क्या है -π/2 से π/2 तक है। यहाँ तक हमारा क्या है फंक्शन डिफाइंड है गाइस। तो हमने साइन की ग्राफ पर जो रिस्ट्रिक्शन लगाए थे उसकी हमने बात कर ली थी, तो उससे हमारे पास जो डोमेन और रेंज आई थी उसको हमने डिस्कस कर लिया था कि इनवर्स फंक्शन के लिए क्या रिस्ट्रिक्शन लगाना है और क्या डोमेन और रेंज आएगी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कोस के लिए थी। कोस के लिए भी सेम हो जाएगी 0 से, क्योंकि कोस का जो ग्राफ था वो भी गाइस कैसा था, वो क्या था कि जो कोस 0 होता है, 0 पे क्या होता है 1 होता है, और उसका जो ग्राफ इस तरीके से बनता है गाइस, तो उस पे से 0 से पाई बन जाएगी। उस पे जो रिस्ट्रिक्शन था वो क्या हो जाएगा, कोस पर जो रिस्ट्रिक्शन था होता है वो क्या हो जाएगा -1 से 1 और क्लोज इंटरवल, और 0 से पाई क्लोज इंटरवल हो जाएगा गाइस, ठीक है। वो कोस के लिए रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा ग्राफ से। अब हम बात करते हैं गाइस जो है हमारा tan x के लिए हम बात करते हैं कि अगर tan x फंक्शन है उसके लिए हम क्या बात करेंगे। तो गाइस tan x के लिए हमें पता है कि tan थीटा का ग्राफ जो होता है 1 2 3 इस तरीके से हम बात कर रहे हैं 1 2 3। तो tan थीटा का ग्राफ क्या होता है, tan x इक्वल टू क्या होता है, हम बोल सकते हैं कि sin x अपॉन tan x। अब देखिए ये ग्राफ कैसे आया, tan x का जो ग्राफ होता है वो नॉर्मली किस तरीके से आता है, क्या इसकी डोमेन और क्या इसकी रेंज रहती है। हमें पता है कि tan x की जो रेंज ये है r माइनस एक्स, जो है x इक्वल टू क्या है 2n+1/π/2। लेकिन ये क्यों है गाइस, इसको देखते हैं कि हमारे पास जो ग्राफ बना, ये tan x का जो ग्राफ है वो किस वजह से बनता है या किस तरीके से बन सकता है। तो हम उसको समझने के लिए देखते हैं कि tan x को हम क्या लिख सकते हैं, sin x और cos x। अब बात करते हैं कि अगर tan x sin x की वैल्यू भी बढ़ेगी और tan x की वैल्यू भी बढ़ेगी, सॉरी sin x की वैल्यू बढ़ेगी और cos x की वैल्यू घटेगी, तो क्या हो, ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। तो देखते हैं गाइस, हमें पता है 0 से अगर हम पाई तक जाते हैं गाइस, 0 से पाई तक जाते हैं तो cos x का ग्राफ किस तरीके से होता है, 0 से π/2 जाते हैं तो cos x की वैल्यू क्या होती है, घटती है। 0 से π/2 के लिए cos x की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। और 0 से पाई पर जाते हैं, 0 से पाई पर जाते हैं तो sin x की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। 0 से π/2 पर जाते हैं तो sin x की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। यानी कि जब केस हमारा ऐसा हो कि sin x की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, π/2 पर sin x की वैल्यू क्या होती है 1, और π/2 पर जो cos की वैल्यू होती है वो क्या होती है 0, और इसका रिजल्ट हम क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड बोलते हैं। यानी कि π/2 पर हमारा जो है 10 का डिफाइंड, इसकी जो वैल्यू मिलेगी वो क्या इन्फिनिटी मिलेगी, यानी कि नॉट डिफाइंड, जिसकी हमें वैल्यू डिफाइंड ही नहीं है। तो यानी कि π/2 पर ऊपर की तरफ जब हम जाते हैं तो हमारी वैल्यू क्या होती है, डिफाइंड नहीं होती है गाइस। पॉजिटिव में जब हम जाते हैं तो π/2 पर क्योंकि इन्फिनिटी है और ये कहीं तक जाती है, और ये हमें क्या होती है, इस π/2 के एंगल पर हमारे पास ये वैल्यू जो है वो क्या है, डिफाइंड नहीं है। सेम केस हो जाएगा जब नेगेटिव की बात करेंगे -π/2 के लिए, तो नीचे की तरफ क्या हो जाएगी, ये इन्फिनिटी तक वैल्यू जाएगी। और हम बात करते हैं कि साइन की वैल्यू 0 हो, साइन की वैल्यू 0 और cos की 1 है, तो हमारे पास रिजल्ट क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो ये कहाँ पर मिल रहा है, 0 इस पॉइंट पर, ठीक है गाइस। तो साइन 0 और cos 0, तो ये 0/1 हो जाएगी, तो वैल्यू रिजल्टेंट हमारा क्या मिलता है, 0। तो इस वजह से हमारे पास 10 का ग्राफ ये आता है। लेकिन हम इस ग्राफ से हमें क्या पता चल रहा है कि π/2 और -π/2 इस तरफ ही, यहाँ पर और यहाँ पर, इस तरह आगे जैसे बढ़ते जाएंगे, इन पॉइंटों पर हमारा जो ग्राफ है वो क्या है, डिफाइंड नहीं है। तो इसका मतलब इन पॉइंटों को हमें इस रेंज में से, रेंज R में से हमें क्या करना होगा, इन पॉइंटों को, पर्टिकुलर पॉइंट्स को हमें क्या होना, हटाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि और सभी जगह इन्फिनिटी, यानी कि अब ये R कैसे लिख रहे हैं, कि R क्यों लिख रहे हैं कि इस राउंड का ये जो ग्राफ होता है, सर्कल के चारों तरफ कितनी बार घुमाते जाओ हमारी थीटा की वैल्यू बढ़ती ही जाएगी, ठीक है। अब इसमें से केवल π/2 3π/2 इस तरीके से हमें वैल्यू क्या है, और वैल्यू जो है हमें क्या होनी चाहिए, इसमें से हटानी पड़ेगी। किस में से, इस रेंज R में से। तो अब इस tan थीटा के लिए हमारे पास जो डोमेन है वो क्या आएगी, R माइनस इसमें से ओड π/2 है, यानी कि 2n प्लस tan x 2n+1 इंटू π/2 हटा देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है, डोमेन आ जाती है। और उसकी रेंज क्या मिलती है, जो y एक्सिस पर जो ग्राफ मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, इन्फिनिटी मिल रहा है ऊपर की तरफ और नीचे भी, यानी कि हमें क्या मिल रहा है, R मिल रहा है। तो इसकी रेंज क्या मिल रही है, वो R मिल रही है। tan के ग्राफ के लिए हमें पास क्या मिलती है, रेंज मिलती है। क्या मिलती है गाइस, R मिलती है। तो अब मुझे रिस्ट्रिक्शन कहाँ लगाना है, tan थीटा का मुझे इन्वर्स निकालने के लिए मुझे इसका डोमेन क्या करना होगा। अब मैं डोमेन इसका क्या कर सकता हूँ, जो है इसकी रेंज इन्वर्स करने के लिए मुझे
क्या करना है, बस इसकी डोमेन जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इसकी रेंज। यहाँ पर क्या कोई वैल्यू रिपीट हो रही है, बिल्कुल नहीं हो रही, यहाँ पर कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही। तो इसका बस हमें क्या करना है, अपोजिट करना है कि इसके इन्वर्स फंक्शन के लिए tan इन्वर्स जो फंक्शन आएगा उसके लिए हमारे पास डोमेन क्या हो जाएगी, tan जो है इन्वर्स फंक्शन है उसके लिए हमारे पास डोमेन क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी r हो जाएगी गाइस। tan इन्वर्स फंक्शन के लिए हमारे पास डोमेन जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, r हो जाएगी। ठीक है, tan इन्वर्स फंक्शन के लिए डोमेन हमारे पास क्या आ गई, r आ गई। अब बात कर रहे हैं tan इन्वर्स फंक्शन के लिए हमारे पास जो रेंज है वो क्या आएगी, उस रेंज में से हमें क्या निकालना है, रेंज हमें फिक्स करना है। कहाँ से कहाँ तक गाइस, ये -π to π, ये रिपीट हो रहा ना, रिपीटेशन कहाँ से हो रहा है गाइस इसका, ये देखिए ये ग्राफ का रिपीटेशन कहाँ से हो रहा है, -π/2 से π/2 तक ग्राफ का रिपीटेशन, इस ग्राफ का रिपीटेशन, फिर ये आगे जाएगा इस तरीके से, इधर ये रिपीटेशन होता जाएगा। तो इस ग्राफ का जो मेन रिपीटेशन हम कहाँ से ले रहे हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो ले रहे हैं वो कहाँ से कहाँ तक ले रहे हैं, -π/2 से π/2 तक ही। इससे अगर आगे हम वैल्यू लेते हैं तो ये वापस ये रिपीट होने लग जाता है इस तरीके से। तो हमारे पास प्रिंसिपल जो है, जैसे साइन में हमने जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ली थी, वैसे ही हमारे पास tan के लिए जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आएगी वो क्या आएगी, -π/2 से π/2 तक। हमें रिस्ट्रिक्शन लगाना है किस पर, tan पर, यानी कि tan जो फंक्शन है कब डिफाइंड हो, अगर वो फंक्शन डिफाइंड हो किस में से, r माइनस ये x है, जहां पर x की वैल्यू ये हो, और जो है जो इसकी रेंज जो है वो क्या आनी चाहिए गाइज हमारे पास, -π/2 से π/2, तभी ये फंक्शन हमारा कैसा होगा, इन्वर्टेबल फंक्शन होगा गाइज। तो यानी कि इसका इन्वर्स फंक्शन के लिए हमारे पास डोमेन क्या होगी, r होगी, और इसकी जो रेंज है, इसकी जो रेंज है वो क्या हो जाएगी, कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड हो जाएगी, इसकी रेंज हो जाएगी हमारे पास -π/2 से π/2 के बीच गाइज। इसकी जो रेंज डिफाइंड हो जाएगी कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से π/2 के बीच। और ये कैसा है, यहाँ पर ध्यान देने की चीज़ है, ये सॉरी मैंने ये गलत लगा दिया, यहाँ पर जो है इंटरवल कैसा है, ये क्लोज इंटरवल नहीं है, ये ओपन इंटरवल है गाइस, क्योंकि यहाँ -π/2 से π/2 शामिल नहीं है इसमें, क्योंकि π/2 पर कोई भी वैल्यू हमें नहीं मिल रही है, नॉट डिफाइंड हम बोलते हैं इसको गाइस। तो ये कैसा है, ओपन इंटरवल है गाइस। और यहाँ पर ये इंटरवल कैसा है, क्लोज इंटरवल नहीं है, कैसा इंटरवल है, ओपन इंटरवल है गाइस tan इनवर्स फंक्शन के लिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारा केस जो है, हम बात करते हैं कोसेक के लिए। tan के लिए हमारे पास डोमेन, इसकी हम टेबल बनाएंगे, आपको सिर्फ ये ग्राफ समझाने के लिए कि भाई ये डोमेन और रेंज क्यों आई है, आपको सिर्फ जो टेबल है मेनली इंपॉर्टेंट जो है कि इन्वर्स फंक्शन के लिए जो डोमेन और रेंज क्या होती है उस टेबल को आपको लर्न करना है गाइज। हम यहाँ पर एक बार समझा रहे हैं, फिर हम उस टेबल को लिखेंगे और उस टेबल को आपको क्या करना है, लर्न करना है गाइज। तो उस आपको अगर समझ में नहीं आता या कम आता है तो फिर भी आपको क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी हो जाएगी, आप क्वेश्चन आसानी से उसको सोल्व कर सकते हो। बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने से क्वेश्चन और ज़्यादा आसान से सोल्व होता है गाइस। अब बात करते हैं कोसेक फंक्शन की। तो कोसेक फंक्शन जो होता है गाइस, यहाँ पर देखिए कोसेक्स जो होता है इसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, कोसेक्स को हम लिख सकते हैं 1 sin x के, यानी कि 1 sin x फंक्शन के इक्वल इसको लिखा जा सकता है गाइस। किसके इक्वल लिख सकते हैं, sin x के। बात करते हैं गाइस sin x की। अब sin x की वैल्यू हम बात कर रहे हैं कि sin x की वैल्यू 1 होगी तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 आएगी। यानी कि 1 कहाँ होती है, साइन कहाँ पर 1 होता है, π/2 पर, तो π/2 पर दोनों ही 1 हो जाएंगे, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, वहाँ। ठीक है, फिर यहाँ पर -1 होता है, ठीक है, तो एक वैल्यू यहाँ आ गई। -π/2 पर -1 होगा, -π/2 पर -1 होगा, तो ये इस तरफ आएगा। अब बात करते हैं, ये पॉइंट तो मिल गए हमें मान वाले। अब ये ऊपर की तरफ क्यों जा रहा है, इसकी वैल्यू हम बात करते हैं कि अगर हम जैसे जैसे इसकी वैल्यू हम कम करते जाएंगे, इस ग्राफ की वैल्यू क्या जाएगी, बढ़ती जाएगी। यानी कि एक पैसा पॉइंट आ जाएगा, 0 नहीं, 0 से कुछ छोटा आएगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, कुछ 0 से कुछ यूँ मतलब बहुत ही छोटा नंबर आएगा तो इसकी वैल्यू लगभग इन्फिनिटी के नज़दीक आएगी। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ता ही
जाएगा गाइस। कैसा आएगा? ये ग्राफ ऊपर की तरफ हमारे पास वैल्यू जैसे जैसे कम होगी इसकी ग्राफ बढ़ती जाएगी और एक पॉइंट पर 1/0 जो कि इन्फिनिटी यानी कि इसको हम नॉट डिफाइंड के रूप में लिख सकते हैं और ये वैल्यू इन्फिनिटी ऊपर तक जाती जाएगी। इसलिए हमारा cos x का जो ग्राफ बनता है वो इस तरीके से बनता है और ये ग्राफ जो है रिपीटेशन हो रहा है कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके पाई के बाद ये हमारा जो cos का ग्राफ है वो क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। लेकिन 0 पे और ये पाई पर ये ग्राफ क्या है? नॉट डिफाइंड है। यानी कि इस बार हमारा इंटरवल कैसा लगेगा? ओपन इंटरवल लगेगा। और ये डिफाइंड कहाँ से कहाँ तक हो रहा है? 0 से पाई के लिए हो रहा है गाइस। कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड हो रहा है? 0 से पाई के बीच में। लेकिन इसकी जो है हम कंडीशन जो लगा रहे गाइस, यहाँ पर देखिए इसमें जो है हम कंडीशन जो लगा रहे हैं क्या, ये जो वैल्यू है अगर इस तरफ जा रही है और इस तरफ जा रही है दोनों के लिए हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है? सेम आ रही है। तो हम एक ही साइड में जा सकते हैं, किधर? यहाँ से 0 से π/2 या माइनस यहाँ से हम देख सकते हैं। तो हमारे पास जो रिस्ट्रिक्शन है उसको ख़त्म करने के लिए हम किस ग्राफ को चूज कर सकते हैं? जो प्राइमरी बेस जो है वैल्यू ब्रांच है उसके लिए हमें क्या चूज करना है? -π/2 से लेके ये आ रहा है, -π/2 से ग्राफ कौन सा आ रहा है? ये आ रहा है। और मैं -π/2 से चलता चलता अगर मैं π/2 तक आता हूँ तो π/2 तक जाता हूँ तो मेरा ये ग्राफ यहाँ से आ रहा है इस केस में। तो क्या इस केस में कोई रिपीटेशन हो रहा है? -π/2 से लेके π/2 के बीच में क्या हमारे पास कोई रिपीटेशन हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं गाइस। इस केस में अगर मैं यहाँ से शुरू होता हूँ -π/2 से और यहाँ से मैं जाता हूँ π/2 तक तो मेरा जो ग्राफ बच रहा है वो क्या आ रहा है हमारे पास? इस तरीके से ये ग्राफ आ रहा है। क्या आ रहा है? ग्राफ आ रहा है। तो इनमें किसी भी इस ग्राफ में हमारे पास किसी भी वैल्यू की रिपीटेशन नहीं हो रही। तो हम जो कंडीशन लगाएंगे, हम जो इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे कोस पर, वो क्या लगाएंगे कि हमारा जो फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होना चाहिए? ये -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए गाइस। यानी कि जो हमारा कोस इनवर्स फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होगा? -π/2 से π/2 तक होगा गाइस। लेकिन बस शर्त है इसमें क्या, ये 0 वाला पॉइंट जो है वो बाहर होना चाहिए। बट शर्त क्या है हमारा कि इसके अंदर 0 वाला पॉइंट जो है वो शामिल नहीं होगा, क्योंकि इस पॉइंट पर कोई ग्राफ नहीं है, ये डिफाइंड ही नहीं है। क्या -π/2 से π/2 तक तो ठीक है, लेकिन क्या इस 0 वाले पॉइंट पर ये कहीं डिफाइंड है? बिल्कुल भी नहीं है। इस 0 वाले पॉइंट पर जो हमारा ये है ग्राफ बिल्कुल भी डिफाइंड नहीं है गाइस। तो फिर हमारा जो ग्राफ है इसकी जो रिस्ट्रिक्शन लग रही है वो क्या लग रही है कि ये क्लोज है, यानी कि -π/2 शामिल है। तो -π/2 से लेके ये कहाँ तक है? π/2 तक। लेकिन जो इसमें 0 है वो पॉइंट इसमें शामिल नहीं होगा, 0 पॉइंट इसमें शामिल नहीं होगा। तो cos x के लिए हमारे पास जो रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा वो ये आ जाएगा। आगे बात समझ में? तो इस तरीके से हम क्या होने उन ग्राफ पे रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे। अब हम क्या कर लेते हैं, इनवर्स जो फंक्शन है उसके लिए हम इसकी डोमेन और रेंज को हम डिफाइंड कर देते हैं गाइस, r और ये रिस्ट्रिक्शन जो लग रहे हैं। तो इसकी टेबल बना लेते हैं। ये हो जाएगी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के डोमेन और रेंज की, और हम बात करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की डोमेन और रेंज। इसी के साथ में हम टेबल बनाते हैं गाइस। यहाँ तक आप समझ में आ गया होगा। मैं एक बार टेबल बना लेते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर हमने जो रेंज और डोमेन की जो बात करी है इनवर्स फंक्शन के लिए वो सारी यहाँ पर है कि यहाँ से हमने कहाँ तक उनमें रिस्ट्रिक्शन लगाया है, तो उनकी रेंज जो है यहाँ पर ये ध्यान रखना है गाइस, ठीक है। ये रेस्ट्रिक्शन लगता है और ये जो आता है, हाँ एक चीज़ और, यहाँ पर हमने cos x का जो ग्राफ देखा था उसमें रेंज में r माइनस नहीं करा था, -1 और 1, क्योंकि उस ग्राफ में हमने देखा था गाइस, उस ग्राफ में -1 और 1 पर वो डिसकंटिन्यूस होता है गाइस। तो ये 1 तो शामिल होता है, लेकिन इनके बीच की जो जगह होती है उसको हमें क्या होना होता है, रिजेक्ट करना होता है गाइस, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर ये इस ग्राफ को, ये टेबल को आपको लर्न करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सरसाइज और एग्जाम्पल 2.1 के बारे में गाइस, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।